तो देखो, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप लोग किस देश के नागरिक हैं, तो बहुत सारे लोग हंस रहे होंगे कि भाई ये कैसा सवाल है कि हम लोग किस देश के नागरिक हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे वो सारे के सारे इंडियन सिटीजन ही होंगे। लेकिन फिर भी मैं अगर आपसे पूछूं कि आप लोग किस देश के नागरिक हैं, तो आपका जवाब होगा कि भाई हम लोग भारत के नागरिक हैं। लेकिन मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आप लोगों को ये जो नागरिकता मिली है वो किस बेसिस पर मिली है या किस प्रिंसिपल पर मिली है, तब आप लोग थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि भाई नागरिकता के लिए भी कोई प्रिंसिपल होता है क्या, या कोई सिद्धांत होता है। तो देखो, बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। तो इस वीडियो में हम लोग उन सारे प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे और हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन दिया गया है ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो देखो, ये जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, लेकिन साथ के साथ एक कॉमन सिटीजन होने के नाते, एज ए इंडियन सिटीजन होने के नाते आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए कि हमारी एज ए सिटीजन होने के नाते संविधान में क्या प्रावधान दिए गए हैं और हमें ये जो नागरिकता दी गई है वो किस सिद्धांत के बेसिस पर मिली है। ठीक है, तो देखो, सिटीजनशिप को स्टार्ट करेंगे तो हम लोग सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि भाई सिटीजन किसे कहा जाता है या फिर सिटीजनशिप किसे कहते हैं। तो देखो, ये क्या है, एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन है बाय द स्टेट दैट एन इंडिविजुअल बिलोंग्स टू द नेशन। कहने का मतलब है कि किसी स्टेट का उस राज्य में, उस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के साथ में कैसा संबंध है, लोगों के साथ में कैसा संबंध है और उनको वो किस तरीके से रिकॉग्नाइज्ड कर रहा है, एज अ सिटीजन कर रहा है, एज अ एलियन कर रहा है। तो ये जो चीजें हो जाती हैं, इसीलिए सिटीजनशिप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो देखो, आप लोगों को सिटीजनशिप का समझ में आया कि सिटीजनशिप किसे कहते हैं। इट इज एन ऑफिशियल रिकॉग्निशन बाय द स्टेट दैट एन इंडिविजुअल बिलोंग्स टू दैट नेशन। उस नेशन से, उस क्षेत्र से, उस राज्य से वो व्यक्ति किस तरीके से बिलोंग कर रहा है, इसी को कहा जाता है सिटीजनशिप। ठीक है, तो अब इसको जान लेना क्यों जरूरी होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो देखो, इसकी मेजरली 3 इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर जो मैं आप लोगों को टॉपिक कराऊंगी ना, वो आप लोगों का मेंस, प्रीलिम्स का तो करेगा ही करेगा, साथ साथ में आपको मेंस में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ से आंसर राइटिंग डेवलप होती है। क्लियर। तो देखो, इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये किस लिए इंपॉर्टेंस है, सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है या सिटीजनशिप है, नागरिकता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहला है यहाँ पर पॉलिटिकल एंड लीगल इंपॉर्टेंस होती है इसकी। आप कह सकते हैं कि राजनीतिक और कानूनी महत्व क्या है। देखो, किसी भी स्थिति में अगर किसी व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त है तो उसको कुछ ना कुछ फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडियन सिटीजन होने के नाते हम लोगों को 6 फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। आपको राइट टू फ्रीडम टू वोट, मतदान करने की शक्ति प्राप्त होती है। पब्लिक ऑफिसेस को होल्ड करने की पावर होती है। कहने का मतलब है कि भाई आप सरकारी कार्यालयों में किसी पब्लिक पोस्ट को होल्ड कर सकते हैं, राष्ट्रपति तक बन सकते हैं आप लोग। ठीक है, डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन देती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी बाहर विदेश में जाते हैं, वहां पर आपके पास किसी तरीके का कोई अब्यूज होता है, कोई आपके अगेंस्ट कोई केस होता है, किसी भी तरीके का कोई चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो उस स्थिति में आप अपने दूतावास में जाकर के, एम्बेसी में जाकर के हेल्प ले सकते हैं एज अ इंडियन सिटीजन होने के नाते। तो इसे कहा जाता है डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, पॉलिटिकल एंड लीगल इंपॉर्टेंस क्लियर होता है। अब आता है सोशो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। सोशो इकोनॉमिक का इंपॉर्टेंस का मतलब है कि भाई भारत में रहने के नाते, भारत का सिटीजन होने के नाते कुछ वेलफेयर स्कीम्स का फायदा आप उठा सकते हो। ठीक है, बहुत सारी सरकार की पेंशन स्कीम होती है, राशन वाली स्कीम्स है, तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स का फायदा उठा सकते हो। नेशनल सिक्योरिटी आप लोगों को मिलती है, राष्ट्र सुरक्षा करता है ना हम सारे लोगों की। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या है, सोशल एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो जाती है। फिर आता है मोरल एंड एथिकल इंपॉर्टेंस। भाई मोरल एंड एथिकल इंपॉर्टेंस का मतलब है कि भाई अगर भारत में रह रहे हो, भारत की इतनी सारी चीजों को, रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हो, फंडामेंटल राइट्स का यूज कर रहे हो, राइट टू वोट आपको मिला है, तो इसके साथ साथ में आपकी कुछ ड्यूटीज भी बनती है, जैसे जिसको कहा जाता है जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज होती है। आपकी कुछ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मतलब लाइक आपको टैक्स पे करना पड़ता है, आपको पब्लिक रिसोर्सेज का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है। ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्रिएट होती है। तो इसीलिए सिटीजनशिप क्या हो जाता है, इन सारे एंगल्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर हुआ। ठीक है, इंपॉर्टेंट समझ में आया आप लोगों को। अब बात करते हैं हम भारत में कौन लोग रहते हैं। ठीक है, 2 काइंड्स ऑफ पीपल रिसाइड्स इन इंडिया। 2 तरह के लोग भारत में रहते हैं। एक होता है जिन्हें कहा जाता है सिटीजन, दूसरे होते हैं एलियंस। सिटीजन्स का मतलब है जिनको क्या है, भारतीय नागरिकता प्राप्त होती है। आप लोग समझ सकते हैं, अभी SIR बहुत सारे स्टेट्स में हो रहा होगा। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं क्या है, सिटीजन्स एक तो हम लोगों के नागरिक रहते हैं, दूसरा होता है एलियंस। अब एलियंस भी 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है फ्रेंडली एलियंस और एक होता है एनिमी एलियंस। फ्रेंडली एलियंस का मतलब होता है जिन देशों के साथ में हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, उन देशों के नागरिक भारत में कुछ समय के लिए, किसी व्यापार करने के लिए, एजुकेशन के लिए, बिजनेस के लिए, इन सारी एक्टिविटीज के लिए
अगर इंडिया में आए हैं टूरिज्म के लिए, तो इन्हें कहा जाता है एलियंस। दैट मीन्स वो सिटीजन जो मतलब वो लोग जो भारत के सिटीजन नहीं है, किसी और देश के सिटीजन है, लेकिन कुछ समय के लिए भारत में आए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दो लोग भारत में रहते हैं और सारी कंट्रीज में इसी तरीके से फॉलो किया जाता है। अब बात करते हैं हम उन प्रिंसिपल्स की जिनके बेसिस पर किसी भी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाती है, और ये सारे ही देशों में इसी दो प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। सबसे पहला प्रिंसिपल है जिसे कहा जाता है जस सोली, और दूसरा होता है जस सैंग्यूनिस। ठीक है, देखो जस सोली का मतलब ये होता है कि बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ। कहने का मतलब है, सपोज कीजिए ये एक पर्सन है राम। ठीक है, अब राम का जो जन्म हुआ है इंडिया में हुआ है, तो भारत क्या दे देगा, उसको नागरिकता दे देगा कि भाई क्योंकि ये भारत में पैदा हुआ है तो इसीलिए इसको नागरिकता दी जा रही है ऑन द बेसिस ऑफ जस सोली। कहने का मतलब है किसी भी व्यक्ति का जन्म अगर किसी देश में हो रहा है और वो देश जस सोली के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, उस प्रिंसिपल को फॉलो करता है, तो उसको नागरिकता देनी पड़ेगी। क्लियर हुआ? ठीक है, तो चलो दूसरा प्रिंसिपल क्या है, जस सैंग्यूनिस। जस सैंग्यूनिस किसे कहा जाता है, बेस्ड ऑन एंसेस्ट्री या ब्लड। कहने का मतलब है कि कोई बच्चा भारत में पैदा नहीं हुआ है लेकिन उसके माता पिता भारत में रहे हैं, उसके दादा दादी भारत में रहे हैं, इस बेसिस पर उस व्यक्ति को, उस बच्चे को भी भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। इसे कहा जाता है जस सैंग्यूनिस। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि भारत इनमें से कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है, इंडिया कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है, तो हम लोग पहले जस सोली को फॉलो करते थे। देखो यहाँ पर याद करने के लिए इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं, सोली का मतलब होता है, ऐसे समझो सॉइल। ठीक है, जन्मभूमि जिसे कहा जाता है ना, हम कहते हैं ना जन्मभूमि बहुत प्यारी होती है। ठीक है, तो सोली का मतलब है सॉइल से आप ले सकते हैं। जो भी बच्चे का, जिस भी बच्चे का जन्म जिस जगह पर हुआ है उस देश का वो नागरिक कहलाएगा। ठीक है, लेकिन तो भारत में पैदा होने वाला कोई भी बच्चा 1 जुलाई 1987 से पहले अगर उसका जन्म भारत में हुआ है, भले ही उसके माता पिता किसी भी देश से बिलोंग करते हो, वो बच्चा भारतीय नागरिक कहलाएगा। तो इसे कहा जाता है जस्ट सॉली। लेकिन इसके बाद में भाई इसका बहुत ज्यादा मिसयूज होने लग गया, क्योंकि बहुत सारे इमिग्रेंट्स जो थे, प्रवासी थे, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को इंडियन सिटीजन बनाने के लिए यहाँ पे उनकी डिलीवरी करा देते थे। इस वजह से इस चीज का मिसयूज होता देखकर इसको चेंज किया गया। और फिर इसको चेंज कैसे किया गया कि भाई अब 2003-4 तक क्या चीजें अपनाई गई कि भाई अगर किसी भी बच्चे का भारत में जन्म होता है तो उसके दोनों माता पिता में से किसी एक का इंडियन सिटीजन होना कंपलसरी है। ठीक है, कोई भी एक, चाहे माता या पिता हो सकते हैं। लेकिन फिर बाद में इसका भी क्या किया गया, इसे भी थोड़ा सा चेंज किया गया कि अब क्या किया गया कि 2004 से लेकर के आज तक क्या चीज फॉलो की जाती है एट प्रेजेंट, कि दोनों माता पिता में से कोई एक इंडियन सिटीजन होगा, लेकिन दूसरा बच्चे के जन्म के समय इलीगल माइग्रेंट्स नहीं होना चाहिए। जैसे बांग्लादेश से बहुत सारे आपने प्रवासी सुने हैं। ठीक है, 1971 में जब बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ तो बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स भारत में आए हैं, जो आज भी भारत के लिए बहुत बड़ी चैलेंज बना हुआ है। तो इसी वजह से क्या चीज इसमें फॉलो की गई थी कि भाई 2004 से लेकर के आज तक ये चीज फॉलो की गई है कि भाई कोई भी बच्चे का जन्म अगर भारत में होता है तो उसमें से उसके माता पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है और दूसरे का इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं होना चाहिए, तभी उस बच्चे को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, तो हम धीरे धीरे, पहले हमने जस्ट सॉली को फॉलो किया था, फिर उसके बाद अब धीरे धीरे करके जस्ट सैंग्यूनिस को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दो प्रिंसिपल आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि भाई हमारे संविधान में क्या प्रोविजंस दिया गया है। तो देखो हमने संविधान का पार्ट ए पढ़ लिया था। ठीक है, पार्ट 1 जिसे कह रहे हैं, हाँ हम पार्ट 1 पढ़ लिया हम लोगों ने। पार्ट 1 क्या था, यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में बताया था कि भाई भारत क्या है, भारत का मतलब सॉरी देश क्या है, देश का नाम क्या है, देश का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, और किसी अलग टेरिटरी को भारत में शामिल करना है तो किस तरीके के प्रोविजन होते हैं, किसी राज्य का फॉर्मेशन करना है, नाम चेंज करना है, और इन सब के रिगार्डिंग किसको पावर दी गई है, ये सब चीजें हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में पढ़ ली है। अब इससे रिलेट करता है पार्ट 2 कि भाई हमने पहले तो भारत को पढ़ लिया ना, देश को पढ़ लिया, अब देश में कौन लोग रह रहे हैं उसको हम पढ़ते हैं पार्ट 2 में। ठीक है, तो हमारे सिटीजनशिप के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सिटीजनशिप के जो आर्टिकल्स हैं या सिटीजनशिप जो प्रोविजंस हैं वो रिलेट करता है पार्ट 2 से। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या है, पार्ट 2 से
सिटीजनशिप का जो प्रोविजंस है पार्ट 2 से रिलेट करते हैं और आर्टिकल 5 से 11 तक इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन जाता है कि भाई जो ये सिटीजनशिप है ये कौन से लिस्ट का टॉपिक है, तो ये होता है हमारे पास यूनियन लिस्ट का। मैंने आप लोगों को समझाया था ना 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो ये जो सिटीजनशिप है ये कौन सी लिस्ट का टॉपिक हो जाता है, यूनियन लिस्ट का, संघ सूची का विषय हो जाता है। इसीलिए सिटीजनशिप या नागरिकता से संबंधित जितने भी प्रावधान होते हैं उसके संबंध में कानून बनाने की जो शक्ति होती है वो सिर्फ और सिर्फ संसद को होती है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग एक इंपॉर्टेंट लाइन की कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द टर्म सिटीजन। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई देखो प्रीलिम्स में, यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं कि कौन सा शब्द संविधान में डिफाइन किया गया है, कौन सा शब्द नहीं किया गया है। जैसे आपके हमारे संविधान में यूनियन मैंने आप लोगों को बहुत बार पढ़ा दिया था कि भारत एक यूनियन है, फेडरेशन नहीं है। तो भाई यूनियन शब्द संविधान में मेंशन है, इसको डिफाइन किया गया है या नहीं, ये बहुत कंफ्यूजिंग चीजें हो जाती हैं, बुक में एज इट इज चीजें नहीं मेंशन की जाती है। तो मैं आप लोगों को ये समझा रही हूं कि भाई हमारे संविधान में सिटीजन को परिभाषित ही नहीं किया गया है। इतने सारे आर्टिकल्स इसमें दिए गए हैं 5 से 11 तक, इतने सारे आर्टिकल्स इसमें मेंशन किए गए हैं, लेकिन सिटीजन को बताया ही नहीं गया है कि कौन सिटीजन है। ठीक है, सिटीजनशिप को सिटीजन किसे कहा गया है, ऐसी चीजें डिफाइन नहीं की गई हैं। दैट मींस कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द टर्म सिटीजनशिप। ठीक है, या सिटीजन, नागरिक शब्द को भारत संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक, चलो अब एक एक करके हम आर्टिकल्स को थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं कि आर्टिकल 5 जो है वो क्या कहता है। देखो आर्टिकल 5 कह रहा है सिटीजनशिप ऑन कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक चीज और मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करती हूँ कि जो ये जितने भी आर्टिकल्स है ना 5 से 11 तक के जो भी आर्टिकल्स है ना, बेसिकली ये आर्टिकल्स ना तो ये बताते हैं कि भारत में किसे नागरिकता दी जाएगी, या ऐसा कह लीजिए कि नागरिकता को ग्रहण करने के प्रोविजंस नहीं बताए गए हैं इसमें, एक्यूजिशन जिसे कहा जाता है। ठीक है, और ना ही ये बताया गया है कि किन स्थितियों में नागरिकता रद्द की जा सकती है। ये दोनों चीजें संविधान में आर्टिकल्स में, संविधान के इन आर्टिकल्स में मेंशन नहीं है, एक्यूजिशन और लॉस सिटीजनशिप का। ठीक है, चलो तो फिर इसमें संविधान में इतना सारी चीजें क्या बताई गई हैं, तो देखो यहाँ पर ये बताया गया है कि जब संविधान हमारा लागू हो रहा था ना, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, तो किन लोगों को नागरिकता दी जाएगी और किन को नहीं दी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपके संविधान का, आप कह सकते हैं कि संविधान के लागू होने के दौरान इर्द गिर्द आसपास के टाइम पीरियड में ही सिटीजनशिप को बताया गया है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो सबसे पहला आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 5 कहता है सिटीजनशिप ऑन कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब संविधान लागू हो रहा था उस समय में भारत के नागरिक कौन होंगे, यही चीज बताई गई है आर्टिकल 5 में। तो इसमें क्या कहा गया था कि भाई जिन लोगों के पास भारत का डोमिसाइल होगा, स्थायी निवास प्रमाण पत्र होगा और संविधान के लागू होने के 5 साल तक भारत में रह रहे होंगे, उन्हें हम भारतीय नागरिक कहेंगे। ठीक है, आर्टिकल 5 ये कह रहा है। क्लियर हुआ? चलो फिर इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 6 की। आर्टिकल 6 कहता है माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। कहने का मतलब है कि कुछ लोग, क्योंकि देखो भारत में 1947 के आसपास में जो टाइम पीरियड रहा है बहुत ज्यादा क्रूशियल रहा है, भारत को बहुत बड़ा विभाजन देखने के लिए मिल रहा था, बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत वापस आ रहे थे, तो बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही थी। उन सब चीजों को देखते हुए कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान गए, फिर वापस लौट के पाकिस्तान से इंडिया भी आए, जब उन्हें लगा कि नहीं हम लोगों का यहाँ पे गुजर बसर नहीं हो सकता है, तो वापस लौट के भी आए। तो ऐसे लोग जो इंडिया से पाकिस्तान गए, ठीक है, इंडिया से पाकिस्तान गए और 19 जुलाई 1948 के पहले या उसके बाद में भारत में आते हैं, तो उन्हें क्या कहा गया है, इंडियन सिटीजनशिप दी गई है। ठीक है, अब 19 जुलाई 1948 के पहले आएंगे तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, भारत में आ सकते हो, आप इंडियन सिटीजन बन जाओगे। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद आओगे तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि भाई हम लोग 19 जुलाई 1948 के बाद में भारत में आए हैं, तो हमें रजिस्ट्रेशन के थ्रू भारतीय नागरिकता दी जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर 19 जुलाई का डेट ही क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? देखो 19 जुलाई इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि भारत ने इस दिन परमिट सिस्टम लागू किया था। परमिट सिस्टम का मतलब था कि भाई क्योंकि पहले ना ऐसी रैंडमली आ रहे जा रहे थे लोग, नियंत्रण नहीं था किसी भी तरीके से, तो इसको कंट्रोल करने के लिए, इसका एक लिस्ट तैयार करने के लिए कि कौन इंडियन सिटीजन है हम लोगों को पता होना चाहिए, तो स्टार्ट किया गया था परमिट सिस्टम। ये 19 जुलाई को स्टार्ट किया गया था, इसलिए डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए थे उनको ऐसे सिंपली सिटीजन बना दिया गया, लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद में आने वाले
वालों के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम आर्टिकल 7 की। आर्टिकल 7 कहता है सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। ठीक है, भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोग, ठीक है, कहने का मतलब है ये कौन से लोगों के लिए है कि भारत से जो लोग पाकिस्तान चले गए थे, अब 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान जो व्यक्ति चला गया तो वह भारतीय नागरिक नहीं होगा। 1 मार्च 1947 को कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया, अब वो भारतीय नागरिक नहीं होगा। लेकिन वो अगर 19 जुलाई 1948 के बाद में आता है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा? आर्टिकल 6 के थ्रू ट्रीट किया जाएगा। कहने का मतलब है उसको परमिट सिस्टम के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तब वो भारत का नागरिक हो सकता है। क्लियर हुआ? आर्टिकल 7 क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, चलो अब बात करते हैं आर्टिकल 8 की। आर्टिकल 8 क्या कहता है? पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। कहने का मतलब है क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग दुनिया भर के अलग अलग देशों में एज अ इमिग्रेंट्स के तरीके से, एज अ प्रवासी के तरीके से रह रहे थे उस समय में। ठीक है, अब उन लोगों को ये बताया गया कि भाई अगर आप भारत में शामिल होना चाहते हो तो आप जिस भी देश में रह रहे हो वहां की एम्बेसी में जाओ, वहां के दूतावास में जाओ और खुद को रजिस्टर कर लो, आप इंडियन सिटीजन बन जाओगे। ठीक है, तो जो भी लोग भारत के नागरिक हैं, भारत में रह रहे थे या इंडियन ओरिजिन है, वो अगर कंटिन्यू भारत में रहना चाहते हैं तो वहां के अपने जिस भी देश में है वो, जैसे लाइक सपोज कीजिए कोई व्यक्ति केन्या में रह रहा है तो वहां के केन्या के दूतावास में जाए, रजिस्टर करे और इंडियन सिटीजन फॉलो करे। ठीक है, तो ये कहता है आर्टिकल 8। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 9 क्या कह रहा है? वॉलंटरी एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट। कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उस स्थिति में वे भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। ठीक है, यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आता है जिसे कहा जाता है ड्यूअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति, सपोज कीजिए कोई व्यक्ति है रमेश, ठीक है, रमेश भारत का नागरिक है, इंडियन सिटीजन है, अब वो जाता है इंग्लैंड जाता है या फिर आप कह सकते हैं यूएसए जाता है। ठीक है, ज्यादातर लोग यूएसए जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं। ठीक है, तो वो यूएसए गया, अब कुछ समय के बाद उसने वहां की रेजिडेंसी या पीआर जिसको कहा जाता है ना, परमानेंट रेजिडेंट, वहां की नागरिकता उसने ले ली। अब भारत को पता चलता है कि भाई इस व्यक्ति ने क्या है, वहां की नागरिकता ले ली है, तो उस स्थिति में उस व्यक्ति की, रमेश की नागरिकता भारत से खत्म हो जाएगी। अब वो भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा क्योंकि भारत सिंगल सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। लेकिन मैं बात करूं यूएसए में, अगर यूएसए में ये जो व्यक्ति गया था रमेश, ठीक है, इसने क्या किया है कि वहां की नागरिकता ले ली है, तो यूएसए कहेगा कि ठीक है आप इंडियन सिटीजन हो, आप साथ के साथ अमेरिकन सिटीजन भी बन जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यूएसए क्या है, ड्यूअल सिटीजनशिप को फॉलो करता है, डबल सिटीजनशिप को फॉलो करता है, लेकिन इंडियन सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो करता है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस पर भी वीडियो बनाऊं कि भाई भारत में सिंगल सिटीजनशिप क्यों है और अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप क्यों है, तो आप प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैं आप लोगों को ये टॉपिक भी समझना है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो चलो इसके बाद हम बात करते हैं कि आर्टिकल 10 की। देखो यहाँ पर ये आर्टिकल 11 है और ये है आपके पास आर्टिकल 10। ठीक है, तो 10 क्या है? 10 कहता है कॉन्टिनेंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजन। जो व्यक्ति आर्टिकल 5 और 9 के अनुसार भारतीय नागरिक है, उसकी नागरिकता जारी रहेगी कब तक? जब तक संसद कोई नया कानून ना बना दे। ठीक है, हम लोगों की भी, ठीक है, 5 से ये जितनी 9 तक सिटीजनशिप प्रोवाइड करने की बात की गई थी ना, इसमें तब तक फॉलो की जाएंगी जब तक संसद कोई कानून ना बना दे। ठीक है, तो इस स्थिति में पावर किसको दी गई है? संसद को दी गई है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये क्या है, यूनियन लिस्ट का टॉपिक है, इसीलिए संसद अगर कोई कानून बनाती है तो कुछ चीजें फेरबदल की जा सकती हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 10 ये कहता है कॉन्टिनेंस ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजन तब तक रहेंगे जब तक संसद कोई कानून ना बना दे। अब आर्टिकल 11 क्या कहता है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज, कि जो संसद को ये शक्ति दी गई है कि सिटीजनशिप से रिगार्डिंग, सिटीजनशिप से रिलेट करते हुए कोई कानून बना सकती है। ठीक है, अब कानून बना सकती है, कानून बनाया भी गया है और उसको समय समय पर अमेंड भी किया गया है। रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा सिटीजन CAA 2019 पढ़ा होगा आप लोगों ने, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जिसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लाया गया था। ठीक, तो इसी तरीके से संसद को यह शक्ति प्राप्त होती है कि संसद समय समय पर नागरिकता से संबंधित प्रावधान लेकर आती है। क्लियर हुआ? तो यहां से आपका सिटीजनशिप का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि भाई सिटीजनशिप किसे कहा जाता है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, किस तरीके के प्रिंसिपल्स इसमें दिए गए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या कहता है। क्लियर हुआ? तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सजेशंस देना है, कोई फीडबैक है, तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।